ये जैसे ही भारत में आते हैं सबसे पहले यूपी को टारगेट करते हैं। इसके बाद बारी आती है झांसी की कि बुलेट में सुअर और गाय की चर्बी। अब यहाँ मंगल पांडे को एहसास हो गया था कि वो अब पकड़े जाएंगे, उसमें भी गाय की हड्डी को पीसकर मिलाया जा रहा है। उसके बाद वो दिन सामने आता है जब तारीख थी 29 मार्च 1857। वैसे तो 1848 के आते आते अंग्रेजों ने ज्यादातर एरिया पर अपना कंट्रोल बना लिया था, लेकिन कुछ एरिया अभी भी ऐसा था जो इनकी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। यहाँ जो राजा थे वो अपने राज्य को इंडिपेंडेंट चला रहे थे। तो इंग्लैंड ने 1848 में लॉर्ड डलहौजी को ये काम सौंपा कि उसको पूरे भारत में अपना कंट्रोल करना है। तो अब लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, वो जैसे ही भारत में आता है अपना काम बहुत तेजी से स्टार्ट कर देता है और एक नई नीति को भारत में इंप्लीमेंट कर देता है जिसका नाम था हड़पने की नीति, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड। इसका सीधा का सीधा ये मतलब था कि जिस राजा के पास कोई अपनी संतान नहीं है, यानी उसका खुद का कोई बेटा नहीं है, तो उसका पूरा का पूरा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर हो जाए। और यदि वो कोई बेटा भी गोद लेता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वो सिर्फ अपनी खुद की प्रॉपर्टी दे सकता है, न कि पूरे राज्य को। ये कानून सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है और जिसके रिजल्ट में वो सतारा, जयपुर और छत्तीसगढ़ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद बारी आती है झांसी की। अब झांसी के अंदर जहां मणिकर्णिका, शादी के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी की रानी हो जाता है। इनकी शादी महाराजा गंगाधर राव से हुई थी। इनका एक बेटा भी था जिसकी डेथ 4 महीने बाद हो जाती है। उसके बाद ये अपने भाई के बेटे को गोद ले लेते हैं, लेकिन 1853 ईस्वी में महाराजा की डेथ हो जाती है और डलहौजी के नए कानून के तहत झांसी को भी अंग्रेज अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद ऐसी ही एक घटना 1856 में अवध के नवाब के साथ हुई थी, जहां नवाब को अंग्रेजों की सहायक सिंधी के हिसाब से कुछ पैसे देने पड़ते थे, लेकिन यहाँ वो पैसे दे नहीं पाया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पीक पर थी, ज्यादातर भारत में उसने अपना कंट्रोल कर लिया था क्योंकि उनके पास आर्मी स्ट्रांग थी, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के हथियार थे जिनमें बंदूक, तोबे और ट्रेंड आर्मी थी। लेकिन यहाँ लोगों के पास इन सब के बजाय तलवार और बेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार नहीं थे, तो लोग उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ गुस्सा बहुत था। अंग्रेजों ने अपनी लूट को इतना बढ़ा दिया था कि लोग भूखा मरना स्टार्ट हो गए थे, जगह जगह अकाल पड़ रहा था और अनाज की कमी पड़ रही। दूसरी तरफ उनकी नई नई नीतियों से देश परेशान था। अब इन्होंने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्रिश्चियन की मिशनरी खोलना स्टार्ट कर दिया था। अब इन्होंने लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने पर जोर देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन देश के लोकल लोगों ने इनको अपने ही लेवल पे कंट्रोल कर दिया। वो क्या करते, जो लोग क्रिश्चियन बनता वो उनको सोसाइटी से बाहर निकाल देते और प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते। लेकिन यहाँ अब अंग्रेज इन सब को दबाने के लिए एक और दाव खेलते हैं। अब वो एक और कानून लेकर आए, धार्मिक विकलांगता अधिनियम, जिसका सीधा सीधा मकसद ये था यदि कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो उसे न तो सोसाइटी से बाहर निकाला जाएगा और उसको प्रॉपर्टी में भी बराबर का हिस्सा मिले। इसके बाद 1856 में एक और कानून लेकर आते हैं जिसका नाम सामान्य सेवा भर्ती था। इसके तहत अब वे सैनिक भी बाहर जा सकते थे जो इंडियन थे यानी भारतीय थे। अब इन दोनों कानूनों से लोगों को दिक्कत थी। एक तो अंग्रेज अब इन हिंदुओं के रीति रिवाज में घुसना स्टार्ट हो गए थे और कुछ लोगों की संस्कृति में था कि जो लोग समुद्र पार कर लेता है वो अछूता हो जाता है और फिर उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे में सिपाही भी इनसे गुस्सा थे क्योंकि ये जब बाहर यानी विदेश में जाते थे तो जब वापस वहां से आते थे तो सोसाइटी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। लगातार अंग्रेजों की लूट से देश में बार बार भुखमरी फैल रही थी। वो देश से पैसा तो ले जा रहे थे लेकिन यहाँ देश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से भी लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा था। इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद अंग्रेजों का पूरा सिस्टम हिल जाता है। होता क्या है, अंग्रेज अपनी आर्मी में एक नई राइफल को ऐड करते हैं। पहले क्या था, उनके पास जो राइफल थी उसमें पहले गन पाउडर को राइफल में डाला जाता था, उसके बाद बुलेट को उसमें सेट किया जाता था, फिर उसके बाद लोड किया जाता था। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी। इसी के लिए उन्होंने एक नई राइफल को ऐड किया जिसमें बुलेट और गन पाउडर दोनों के दोनों एक साथ होते थे। इसको कार्टेज बोला जाता था। इसके सरफेस को एनिमल पेपर यानी जो चमड़ी होती थी एनिमल की उससे कवर किया जाता था। 1857 में अंग्रेज इसको यूज करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये टाइम ऐसा था जब जात पात भी भारत में पीक पर था। होता क्या है, एक दिन ब्राह्मण सिपाही लोटे में पानी लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक खलासी मिल जाता है और वो उससे पानी मांगता है, लेकिन ब्राह्मण सिपाही उससे पानी देने से इंकार कर देता है। सिपाही यहाँ खलासी को बोलता है कि यदि वो उसको पानी पिलाएगा तो उसका लोटा गंदा हो जाएगा, जिसके लिए उसको धोने के लिए नदी में वापस जाना पड़ेगा। इस बात पर वो खलासी उससे गुस्से में बोलता है, ये जो भेदभाव है सिर्फ आपका हमारे साथ ही चलता है। वहाँ जब अंग्रेज आपको गाय और सुअर की चर्बी वाली गोली आपसे मुंह में तोड़ने के लिए बोलते हैं तो वहाँ आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। ये घटना उस टाइम कलकत्ता की थी और उसी टाइम इस कार्टेज का जो प्रोडक्शन था वो भी कलकत्ता में ही हो रहा था। तो सिपाही को उस खलासी की बात पर विश्वास हो जाता है कि बुलेट में सुअर और गाय की चर्बी है। अब सिपाही अपनी रेजिमेंट में जाता है और अपने साथ वाली सिपाहियों को ये सुअर और गाय की चर्बी वाली बात को बताता है, तो वो सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हम जो ये गोलियां अपने मुंह से चबा चबा कर चला रही हैं ये गाय और सुअर की चर्बी से बनाई जा रही है। तो अब इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ इनका धर्म तो भ्रष्ट होता ही, साथ के साथ यदि ये बात इनके समाज को पता चलेगी
तो उनको समाज से भी निकाल दिया जाएगा। तो अब ये लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हम ये सब नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजी ऑफिसर के सामने जाते हैं और इस कारतूस के इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। यहाँ अंग्रेजी ऑफिसर्स इनको समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, यदि आपको मुंह से खोलने में दिक्कत है तो आप इसे हाथ से खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये सब लोग इसके छूने तक के लिए इनको मना कर देते हैं। उसके बाद वो दिन सामने आता है जब तारीख थी 29 मार्च 1857। उस दिन बंगाल में तैनात भारतीय बटालियन, जिसमें एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, वो अपने साथ के सिपाहियों को कहते हैं कि आगे आओ, ये तुम्हारे और हमारे धर्म की बात है। यदि हम अभी नहीं जागे तो फिर हम कभी नहीं जागेंगे। वो अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि यदि मुझे अब कोई भी अंग्रेज दिख गया तो मैं उसे तुरंत गोली मार दूंगा। उसी टाइम दूसरी तरफ से एक अंग्रेजी ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर था, वो मंगल पांडे को दिख जाता है। यहाँ मंगल पांडे बेझिझक उसको गोली मार देते हैं, लेकिन गोली उसके घोड़े को लग जाती है और जो ऑफिसर था वो गिर जाता है। मंगल पांडे अपनी तलवार निकालकर उसके सर पर चला देते हैं। उसके बाद वहाँ और भी ऑफिसर आ जाते हैं। अब वो बाकी बटालियन के लोगों को आदेश देते हैं कि गिरफ्तार कर लो मंगल पांडे को। लेकिन यहाँ अंग्रेजी ऑफिसर्स की बात को सुनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। वो पूरी बटालियन को बोलते हैं कि यदि वो अब कोई भी आगे नहीं बढ़ा उसको पकड़ने के लिए तो उन पर वो गोली चला देंगे। अब यहाँ मंगल पांडे को एहसास हो गया था कि वो अब पकड़े जाएंगे, तो वो इसके लिए अपने आप पर गोली चला देते हैं, लेकिन गोली यहाँ मिस हो जाती है। इसके बाद मंगल पांडे को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद उनको जेल ले जाया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई जाती है। मंगल पांडे भारत के एक पहले शहीद थे जिन्होंने अंग्रेजों पर अकेले अटैक किया था। देखिए, ये जो कार्टेज में चर्बी वाली बात थी, ये धीरे धीरे सभी जगह फैलना स्टार्ट हो गई। इसके बाद सिपाहियों ने अवध में, अंबाला में, यानी जगह जगह कार्टेज के यूज करने से मना कर दिया था। कंडीशन डे बाय डे खराब होती जा रही थी और इसके बाद खबर फैलती है कि अंग्रेज जो फ्री का आटा दे रहे थे उसमें भी गाय की हड्डी को पीसकर मिलाया जा रहा है। लोग इस बात से बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, तो इन्होंने इस फ्री के आटे को भी यूज करने से मना कर दिया। इसके बाद डेट आती है 24 अप्रैल 1857। बंगाल में अंग्रेजी ऑफिसर्स 90 सिपाहियों की बटालियन को नई कार्टेज के यूज करने की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उनमें से 85 सिपाही ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि चर्बी वाली बात जहां तक पहुंच गई थी। अब अंग्रेजी ऑफिसर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, तो उन्होंने इसके सॉल्यूशन के लिए इन सभी सिपाहियों को जो इसके यूज करने से मना कर रहे थे कि हम यूज नहीं करेंगे, इन सभी को खुले ग्राउंड में बुलाया। यहाँ इनके साथ बहुत बदतमीजी की जाती है, इनकी यूनिफॉर्म फाड़ी जाती है, हथियार इनके छीने जाते हैं और इसके बाद 10-10 साल की इनको सजा सुनाई जाती है। ये सारी घटना लोगों के बीच करवाई जाती है। तो जब लोग ये सब देख रहे थे तो उनको भी गुस्सा आ रहा था। अंग्रेज इसको ऐसा दिखाना चाह रहे थे ताकि लोग अब दोबारा ऐसा ना कर सकें। यहाँ अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि ये बात उनके लिए बहुत उल्टी पड़ने वाली है। अगले दिन ये सिपाही जो जेल के अंदर बंद थे, इनके दोस्त जेल के अंदर घुस जाते हैं और ये जेल के अंदर जो भी इनके दोस्त थे उनको छुड़वाते हैं। उनके साथ साथ जो और भी लोग जेल में थे उनको भी छुड़वाते हैं और साथ के साथ ये लोग वहां मौजूद असला बारूद, जो भी वहां बंदूकें थी, उन सबको वहां से ले जाते हैं और निकलने से पहले जो वहां मौजूद अंग्रेजी ऑफिसर्स थे उनको मार दिया जाता है और पूरी जेल को आग लगा दी जाती है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं दिल्ली जाने का और अगली ही सुबह दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद इंडियन सिपाही ये उनसे मिलते हैं, पूरी कहानी उनको बताते हैं। उनकी बातें दिल्ली के सिपाही को समझ में आ जाती है और अब दिल्ली के सिपाही भी इन लोगों के ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग दिल्ली के अंदर घुसते हैं और इनको अंग्रेज ऑफिसर जहां भी इनको दिखता है उसको वो तुरंत मार देते हैं। ये लोग दिल्ली में अंग्रेजी चौकियों को निशाना बनाते हैं और अपना वहां कंट्रोल बना लेते हैं। अब क्रांतिकारियों का दिल्ली पर कंट्रोल था। इसके बाद ये लोग लाल किले में अंदर जाकर बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और वहां जाकर ये बहादुर शाह जफर को भी अपने साथ में मिला लेते हैं। अब बहादुर शाह जफर भारत के बाकी जो रूलर थे, यानी बाकी जो राजा थे, उनको पत्र लिखते हैं जिसमें लिखा जाता है कि अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का टाइम आ गया है। ये जो दिल्ली की घटना हुई थी ये धीरे धीरे सभी जगह फैल गई थी। अब लोगों को पता चल गया था कि अंग्रेज इतने भी मजबूत नहीं है, इनको आसानी से हराया जा सकता है। तो अब जगह जगह अंग्रेजों को निशाना बनाया जाने लगा। लोगों को जहां भी अंग्रेजी ऑफिसर्स दिखे वो उनको मार देते। अंग्रेजी दफ्तर उनको जला दिया जाता। सिपाही और लोगों दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। अब कुछ राजा भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लड़ाई में शुरू हो गए। 13 मई को फिरोजपुर में इंसिडेंट होता है। उसके अगले दिन 14 मई को मिर्जापुर में इंसिडेंट होता है। उसके बाद इटावा, मैनपुरी, यूपी के अंदर जगह जगह लड़ाइयां होती हैं। अब इसके बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि ये अब कंट्रोल से बाहर है, इसको अब कंट्रोल में करना जरूरी हो गया है। यहाँ अब अंग्रेज इंग्लैंड से 2000 लोगों की आर्मी बुलाते हैं। ये जैसे ही भारत में आते हैं सबसे पहले यूपी को टारगेट करते हैं। इसके बाद दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर को टारगेट किया जाता है और 21 मई 1857 को अंग्रेज दिल्ली पर दोबारा अपना कंट्रोल कर लेते हैं। उसी टाइम पर जो झांसी था उस पर अंग्रेजों का कंट्रोल था। वहां जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको पेंशन दी जा रही थी, वहां उनका कंट्रोल नहीं था। तो कुछ क्रांतिकारी झांसी पर अटैक करते हैं और वहां के किला और खजाने दोनों पर अपना कंट्रोल
कंट्रोल कर लेते हैं। वहां पर जितने भी अंग्रेज थे उनको कहा जाता है कि आप लोग हथियार डाल दो, हम लोग आपको और आपकी फैमिली दोनों को कुछ नहीं कहेंगे। अंग्रेज इन लोगों की बात मान लेते हैं और हथियार डाल देते हैं, लेकिन यहाँ बात उल्टी पड़ जाती है। जैसे ही अंग्रेज अपना हथियार डालते हैं, ये सभी के सभी क्रांतिकारी अंग्रेजों पर हावी हो जाते हैं और उनको मार देते हैं। इसके बाद क्रांतिकारी झांसी से खजाना और हथियार दोनों को लूट कर निकल जाते हैं। इस टाइम पर झांसी जो था वहां पर किसी का कंट्रोल नहीं था। तो अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी को संभालने के लिए अंग्रेजी ऑफिसर अर्स्काइन से बात करती हैं और वो मान जाते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई किले के चारों तरफ अपने सिपाहियों को तैनात कर देती हैं और किले पर पूरा कंट्रोल कर लेती हैं। डेट आती है 23 मार्च 1858, जब अंग्रेजी ऑफिसर झांसी के किले पर पहुंचते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई उन पर उल्टा अटैक कर देती है। तात्या टोपे उन्होंने भी रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट किया था। जहां अंग्रेजों के पास एडवांस हथियार और काफी बड़ी आर्मी थी, तो अंग्रेज दोबारा से अपना कंट्रोल झांसी पर कर लेते हैं। झांसी से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कल्पी पहुंचते हैं, पर यहाँ भी अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को हरा देते हैं और यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों एक साथ मिलकर ग्वालियर पहुंच जाते हैं। 17 जून 1858 को अंग्रेज यहाँ भी अटैक कर देते हैं, जिससे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों के दोनों शहीद हो जाते हैं। उनके साथ 5000 और क्रांतिकारी शहीद होते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और उनके सिपाहियों ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्रांति को दबा दिया। यहाँ अंग्रेज या तो क्रांतिकारियों को मार देते या फिर उनको लालच देकर चेंज कर देते थे। धीरे धीरे पूरी सिचुएशन अंग्रेजों ने कंट्रोल में कर ली। देखिए, इसके जो हारने का कारण था, एक तो वो ये था कि यहाँ कोई लीडरशिप नहीं थी। दूसरा, यहाँ जो लड़ाइयाँ हो रही थी वो अलग अलग हो रही थी, कोई यूनिटी नहीं थी और कई स्टेट के राजाओं ने अपने फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। इसी के साथ मिलते हैं अगली सीरीज में, जिसमें हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद कैसे अंग्रेजों ने भारत का दमन किया।